Assalamu alaikum, students of 8th class. This is Mukhtar sir with the second topic of the India after independence. ये चैप्टर है 8th क्लास हिस्ट्री में, इसका दूसरा चैप्टर लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं बहुत सारे इश्यूज़ के बारे में कि किस तरह से हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन से इश्यूज़ उनको उठाने पड़े, जिनको लेके वो आगे चले और हिंदुस्तान को वो एक नए ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें हमारे प्रिंसली स्टेट्स वगैरह वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जिस टॉपिक को लेके हम आगे चलेंगे वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रेंच एंड पोर्टुगीज़ कॉलोनीज। क्योंकि ये बात बताना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि हिंदुस्तान 1947 में जब आज़ाद हो गया तो कुछ जगहें ऐसी थी हिंदुस्तान में, देयर वेर सम स्पेसिफिक एरियाज इन इंडिया जो जिनका बंटवारा नहीं हुआ था, ना वो हिंदुस्तान में थे और ना वो पाकिस्तान में थे। इनमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स और कुछ कॉलोनीज़ जो फ्रेंच या पोर्तुगीज़ के कब्ज़े में थी। अगर हम देखें बाय एंड ऑफ द 1954 फ्रेंच कॉलोनियल रूल जो था पौंडीचेरी में, चांदानगर में था, माही में, कराकल जो एरिया था उसमें था, और यनान, ये ख़त्म हो गया। ठीक है सर। और इन सारे इलाकों को जो फ्रेंच कॉलोनीज थी इनको लिबरेट करके इंडियन जो है टेरिटरी में लाया गया। ठीक है ना। इसके बाद जो पुर्तगीज़ कॉलोनीज थी हिंदुस्तान में थी, कहाँ पर थी? गोवा में थी, दमन और दीव वहाँ पर थी, दादरा और नागर हवेली में। इन सभी जगहों पे जो है पोर्तुगीज़ जो कॉलोनीज बनी थी, पुर्तगाली यहाँ पर राज कर रहे थे। और 1954 में जो है दादरा और नागर हवेली जो था ये लिबरेट किया गया। किन से? पोर्तुगीज़ रूल से इसको लिबरेट किया गया कि वहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स सामने आ जाते हैं इन जगहों पे, और फ्रीडम फाइटर्स की वजह से ये बाद में इंडियन यूनियन में शामिल हो जाता है। इसके बाद इंडियन ट्रूप्स ने आगे जाके फिर पहल की और उन्होंने गोवा को और दमन एंड दीव को 1961 में इंडियन यूनियन में लाया। तो आप इस फिगर्स को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने टाइम तक 1947 से आगे जाके बहुत सारे एरियाज बाद में धीरे धीरे करके इंडियन यूनियन में लाए गए। तो यहाँ पर एक मैप के ज़रिए से आप समझ सकते हैं कि कौन कौन इलाके किस किस तरीके से किन किन रूल्स के अंडर काम करते थे, वहाँ पर कौन बैठा हुआ था। तो ये मैप्स की मदद से हम समझ सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट इंडिया है, द प्रेजेंट डे इंडिया जो है, इसको बनाने में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत समय लगा। इट टेक लॉन्ग टाइम टू देम टू मेक इट एज इंडिया। अच्छा, इसके बाद वो वादा जो आज़ादी से पहले किया गया था अलग अलग स्टेट्स को बनाने के हवाले से, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक रीजन बनाए जाएंगे, वो पहले जो कांग्रेस है उन्होंने जो रिलीजन के बुनियाद पे, रिलीजन की बुनियादी जो पंगे हुए थे 1947 में, उसको देखे उन्होंने बहुत देर तक उसको अवॉइड किया। लेकिन चूंकि आंध्र प्रदेश बाद में बन गया था और आगे जाके ये जो शिद्दत थी इसकी अलग स्टेट बनाने की लैंग्वेजेस को लेके, इसने तूल पकड़ा। और 1956 में भी ऐसे कुछ इक़्तिदाम किए गए जिसकी वजह से कुछ ऐसे स्टेट्स का गठन हुआ, कुछ ऐसे स्टेट्स बनाने के लिए बारे में सोचा गया जो अलग अलग लैंग्वेजेस को बोला करते थे। इसमें आसामी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, उड़िया लैंग्वेज को बोलने वाले, कन्नड़ लैंग्वेज, मलयालम, और इसके अलावा जो तेलुगु स्पीकिंग रीजन हैदराबाद हैं, ऐसे जगहों को बनाने के बारे में सोचा गया। और आंध्रा रीजन जो था, आंध्र प्रदेश जिसको बनाया गया बाद में, ये भी इसको बनाया गया, इसको बनाने के लिए में सोचा गया। और इसके आगे थोड़ा समय जाके हम देखते हैं कि बॉम्बे भी दो लैंग्वेजेस के बुनियाद पे बट जाता है। एक गुजराती बोलने वाले, उनको गुजरात दिया गया बॉम्बे में से, और जो बाकी थे वो नॉन गुजराती स्पीकिंग जो रीजन था वहाँ पर जो है जो क्या बोलते हैं इसको, ये महाराष्ट्र जिसको हम बोलते हैं, वो रखा गया। तो ये दो अलग अलग जगहें बनाई गई ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। इसी तरह से पंजाब जो बड़ा एक स्टेट हुआ करता था अपनी जगह पे, इस पंजाब के भी दो हिस्से कर दिए गए बाद में लैंग्वेज को लेके। जो हिंदी स्पीकिंग रीजन था पंजाब में उसको हरियाणा घोषित कर दिया गया, उसको हरियाणा बोला गया, और पंजाबी स्पीकिंग रीजन को पंजाबी रहने दिया। इसी तरह से तमिल स्पीकिंग रीजन जो था मद्रास जिसको हम कहते थे, वहाँ मद्रास में इसको तमिलनाडु
कहा गया। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि कुछ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो थे वो बनाए गए, वो तैयार किए गए, और इन रीजन्स में जो अलग अलग आदिवासी अलग अलग लोग रहा करते थे, इनके अलग अलग तरीक़ेकार को लेकर यहाँ पर कुछ स्टेट्स बनाए गए बाद में, जिनमें मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा उत्तराखंड जिसको हम बोलते हैं, ये स्टेट्स भी बाद में वजूद में लाए गए। लेकिन हमें आपको बताना ये है कि ये स्टेट्स लाए तो गए, लेकिन बेस जो थी वो लैंग्वेज थी। ठीक है सर। इसी तरह से आगे जाके हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद सोचने लगा कि हमें किस तरह से प्लान करेंगे, क्या हम करेंगे कि ताकि हम जो है डेवलपमेंट हासिल कर सके। लेकिन आज़ाद होने के बाद ही हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स पड़ी हुई थी। देयर वर सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स इन फ्रंट ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। वो रिलीजन का था, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, या उतने ज़्यादा एडवांस टूल्स, एडवांस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। फूड सिक्योरिटी का चक्कर था। हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो थे हिंदुस्तान में, वो 2 वक्त की रोटी उनको हासिल नहीं होती थी। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर पीछे था, ये भी उतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं था। कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज़ थी वो भी उतनी एडवांस्ड नहीं थी। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इलिटरेसी का तो बहुत ज़्यादा चक्कर था। सो दीज वेयर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन फ्रंट ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनको टैकल करने के लिए जो है एक ख़ास लाहेमल की ज़रूरत थी, एक ख़ास तरीक़ेकार की ज़रूरत थी। ठीक है। तो ये नए नेशन जो हमारे पास बन के आया था, आप इसको पहले से ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स खाने का मौका नहीं मिला, या कुल मिलाकर हम कैसा कह सकते हैं कि हिंदुस्तान बनने के बाद हिंदुस्तान को चलाना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा थी और जिसको टैकल करना बहुत ही ज़्यादा दुश्वार था, जो प्रॉब्लम हम अभी आपको बता चुके थे। एक पॉजिटिव पॉइंट जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया इन चीज़ों को हासिल करने के हवाले से, वो था मिक्सड इकोनॉमी मॉडल। मिक्सड इकोनॉमी मॉडल क्या था कि इस हिंदुस्तान में प्राइवेट जो सेक्टर है उसको डेवलप किया जाए, और इस मिक्सड इकोनॉमी में बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो हैं वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका हाथ हो, इंडस्ट्रीज़ को बनाने में, क्योंकि इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट ओनली टू कंट्रोल एवरी सिंगल दिस डिपार्टमेंट, एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ दिस इकोनॉमी। इन चीज़ों को, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि सिर्फ गवर्नमेंट ही के डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के ही इंस्टीट्यूशन बनाने काफ़ी नहीं है। इसलिए उन्होंने प्राइवेट ऑनर्स को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को सामने लाया और उनको एक मौका प्रोवाइड किया कि आप भी आगे आके इकोनॉमी को डेवलप करने में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें, दोनों सूरत में गवर्नमेंट बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चला रही थी जिनमें उनका फ़ायदा नहीं होता था, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज थी, दे आर मोर एक्टिव इन द कंज्यूमर गुड्स, वो उन चीज़ों को बनाने में लग गए जिनको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है, जो डायरेक्टली कंज्यूम कर देता है, चाहे वो व्हीकल्स हो, कॉस्मेटिक्स हो, डिटर्जेंट्स हो, बहुत सारे ऐसे मटेरियल थे, इनको बनाने में लगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी बढ़ रही थी। लेकिन साथ साथ इन प्राइवेट कंपनीज का फ़ायदा भी हो रहा था। लेकिन जो डिपार्टमेंट्स इनमें थे, गवर्नमेंट के अंडर थे, वो ऐसे डिपार्टमेंट्स थे उस वक्त जिनमें ज़्यादातर फ़ायदा लोगों को ही होता था और गवर्नमेंट को उसमें ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता था। वो मिक्सड इकोनॉमी मॉडल आप ऐसा समझ सकते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट भी प्रोडक्शन करते हैं या एक्टिविटीज़ करते हैं या काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ प्राइवेट जो है एंटरप्राइजेज जो हैं वो भी आगे आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉफिट बेनिफिट इसके हवाले से। ठीक है सर। तो मिक्सड इकोनॉमी जहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो हैं दोनों एक साथ काम करके इकोनॉमी को चलाने का काम करते हैं, भले ही उनका मकसद प्रॉफिट ही हो, पैसा ही हो, लेकिन मिक्सड इकोनॉमी मॉडल उसको कहा जाता है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया आज़ाद होने के बाद, वो था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का मतलब क्या है कि ये फ्यूचर को प्लान करते हैं। 1951 में इसको लाया गया सामने, और जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर राधा जो थे जवाहरलाल नेहरू, वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी माने जाते हैं। ठीक है सर। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बट ही वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन। इस प्लानिंग कमीशन का जो मकसद था वो ये था कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जिनको डेवलप करने के लिए 1-2 साल का टाइम काफ़ी नहीं है। इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू अचीव द गोल्स इन दो स्पेसिफिक
एरियाज। तो इनको अचीव करने के लिए प्लानिंग कमीशन लाया गया और इन चीज़ों को अच्छी तरह से, या रिसोर्स जो हिंदुस्तान में थे या जो ओवरऑल इकॉनमी थी, इसको डेवलप करने के हवाले से प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, प्राइस राइज था, या जो मार्केट फ्लैक्चुएशन थी, कोई प्राइस नहीं जो जिस तरह से चाहता था अपनी चीज़ों को बेच सकता था, या कोई भी फिक्स वो रेट कर सकता था, कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था, ये जहन में रखा गया। रीजनल इम्बैलेंसेस थी, हाँ, एक जगह जो थी, एक रीजन जो अपनी मनमानी करता था, दूसरा अपना नहीं। तो इन सारे सेक्टर्स को मॉनिटराइज करने के लिए, इनको सही दिशा, सही ट्रैक दिखाने के लिए प्लानिंग कमीशन को लाया गया। और इस प्लानिंग कमीशन ने एक पॉलिसी तैयार की जिसको 5 ईयर प्लान कहा जाता है। ये 5 साल, अगले 5 साल में हमें क्या करना है, किस किस सेक्टर में हमें काम करना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ 5 ईयर प्लान में लाया गया। और इसका मेन मकसद इस प्लानिंग कमीशन का था टू डेवलप बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज। बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को इन्होंने बेस बना के 5 ईयर प्लान्स को बनाया था, क्योंकि वो जानते थे कि इन बेसिक इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज जो बहुत बारी भरकम रॉ मटेरियल और बारी भरकम जो है हैवी जो है फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, इनको हम हैवी इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो इन इंडस्ट्रीज को लेके प्लानिंग कमीशन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया को पता था कि यही बेस बना के हम इंडियन इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि वो जानते थे बाहरी मुल्कों में जो वेस्टर्न वर्ल्ड था वो किन चीज़ों को बेस बना के आगे चले गए थे, वो यही इंडस्ट्रियल सेक्टर था। इसीलिए इन्होंने इन दोनों बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को बेस बनाते हुए आगे चलने के बारे में सोचा। तो आप याद रखेंगे कि ये जो प्लानिंग कमीशन था ये 1950 में बनाया गया था और प्राइम मिनिस्टर जो था जवाहरलाल नेहरू, वो उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। ठीक है सर। इसके बाद इस प्लानिंग कमीशन ही की वजह से जो है बड़े बड़े डैम्स बनाए गए, ह्यूज डैम्स बनाए गए, पावर प्लांट्स बनाए गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, इरिगेशन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की गई। ठीक है। इसी तरह से रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, इन सब को जो है इन्हीं प्लानिंग कमीशन या 5 ईयर प्लान में रखा गया, क्योंकि हमारे पास जो रोड नेटवर्क है वो 1 साल 2 साल में पूरे हिंदुस्तान में तो हम बना नहीं सकते, हर किसी गांव देहात को हम कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिटिल इन द 2020 में आते आते भी अभी तक हम पूरे हिंदुस्तान को रोड्स के जरिए से जोड़ने में कामयाब नहीं हो गए। तो हैवी इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्डिंग्स, एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स को लेके ये प्लानिंग कमीशन काम करता गया। लेकिन पहले जब इन्होंने प्लानिंग कमीशन ने इन चीज़ों को टैकल करने के बारे में सोचा, पावर बनाना, ह्यूज डैम्स बनाना या बाकी सारी चीज़ें, इन्होंने जो है कुछ एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स को इग्नोर किया, जिसकी वजह से प्लानिंग कमीशन के ही मेंबर रहे JC कुमारप्पा जो थे वो इसके क्रिटिसाइज्म में आ गए। वो कहता था कि प्लानिंग कमीशन इकोलॉजिकल बैलेंस को इग्नोर करते हुए आगे जा रहा है, जो आगे जाके हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन को इतना ख़राब करेगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इतनी क्रिएट हो जाएगी कि हम एक तरफ से डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन दूसरी साइड से वही डेवलपमेंट कल जाके हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से हमें चाहिए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसे आगे जाएं, ऐसे डैम्स बनाएं। अगर हम डैम्स बनाने के लिए 10 पेड़ काट रहे हैं तो हमें 20 पेड़ दूसरी साइड से लगाने होंगे, तब जाके एक बैलेंस बनी रहेगी। ठीक है सर। और हमें स्मॉल और लेस एक्सपेंसिव इरिगेशन सिस्टम उसको डेवलप करना होगा, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सारी चीज़ें उस वक्त लाई गई थी प्लानिंग कमीशन के सामने, लेकिन इनको फॉलो करने के हवाले से बहुत कम सीरियसनेस दिखाई गई, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि बहुत सारे डैम्स या बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई बाद में जिनको टैकल करना नामुमकिन हो गया। हज़ारों लाखों स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो पेड़ों का था वो काटा गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जरिए से आफ्टर इंडिपेंडेंस बिकॉज ऑफ एस्टैब्लिशिंग दीज ह्यूज डैम्स या पावर प्लांट्स जो बनाए गए। तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो गई, जिसका हम आज खमियाजा उठा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े डैम्स को बनाया गया, बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को भी बनाया गया। तो इसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो इसके सामने था वो था फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी क्या थी कि हमें बाकी दुनिया के मुल्कों के साथ कैसे रिलेशंस क्रिएट करने हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई मस्ट मेंशन ओवर हियर, कि जब हिंदुस्तान आज़ाद होता है 1947 में, ये वो दौर भी था जब हाल ही में जो है क्या बोलते हैं इसको, ये सेकंड वर्ल्ड वार हो गया था। ठीक है। अब सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से दुनिया जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ था। हाँ, 1945 में जो उनकी वर्ल्ड वार हो गया था, एंड हो गया था। तो अब मसला ये था कि
दो मिलिट्री ब्लॉक्स बन चुके थे सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। एक था यूएसएसआर मिलिट्री ब्लॉक और दूसरा था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इन दोनों मिलिट्री ब्लॉक्स के साथ दुनिया के मुल्क जो थे, अलग अलग ममालिक जो थे वो थे, कुछ यूएसएसआर के साथ थे, कुछ ममालिक थे और कुछ यूएसए के साथ थे। ठीक है सर, तो ये दो मिलिट्री ब्लॉक्स बने हुए थे। लेकिन जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है, इसको भी डिसाइड करना था कि किस मिलिट्री ब्लॉक के साथ चला जाए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने ना तो यूएसएसआर का साथ दिया और ना ही इसने यूएसए का साथ दिया। तो इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैं अलग रह के दोनों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखूंगा। वरना क्या होता था कि जो कंट्री यूएसएसआर के साथ हो जाती थी वो यूएसए और उसके एलाइज के साथ जो है उसके दुश्मन बन जाती है, और जो कंट्री यूएसए के साथ हो जाती थी वो यूएसएसआर और उसके एलाइज के जो है दुश्मन हो जाती थी। तो इंडिया ने हाल ही में आज़ादी हासिल कर दी थी, इसने डिसाइड किया आई विल नॉट ज्वाइन ईदर ऑफ द टू ब्लॉक्स एंड आई विल रिमेन सेपरेट, मैं अलग रहूंगा एंड विल क्रिएट फ्रेंडली रिलेशन बोथ द मिलिट्री ब्लॉक्स। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप कायम करने के बारे में इसने सोचा। तो ये इससे क्या होगा, इसने एक चीज़ की, एक तो ये दुश्मन किसी कंट्री का नहीं रहा इस फॉरेन पॉलिसी की वजह से, इस पॉलिसी की वजह से, और दूसरा इसने इन दोनों मिलिट्री ब्लॉक्स को जो है अपना दोस्त रखा और इनके दरमियान जो है दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। और ये दो मिलिट्री ब्लॉक्स जब 1945 में वजूद में आए थे तो 1991 तक ये अलग रहे। ये टेंशन वहाँ पर था, ये इनके दरमियान जो ये पंगा चल रहा था अंदर से, इसको कोल्ड वार कहा जाता है। द पीरियड ऑफ अंडरलेइंग हॉस्टिलिटी बिटवीन द यूएसएसआर एंड द यूएसए वाज कॉल्ड एज कोल्ड वार। तो ये कोल्ड वार थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ पूरी दुनिया को ले जा रहा था। लेकिन इसको ख़त्म करने के बाद अमेरिका जो है लास्ट में यूएसएसआर, क्योंकि इसके टुकड़े हो जाते हैं अफगानिस्तान की वजह से अल्टीमेटली, और ये मिलिट्री ब्लॉक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अमेरिका जो है यूएसए जो है ये अल्टीमेटली सुपर पावर बन जाता है। लेकिन अगर हम देखें इस सिस्टम को ख़त्म करने तक जो नई रुझान, एक नया सिस्टम वजूद में आया था वो पूरे वर्ल्ड में, वो हिंदुस्तान ने ही लाया था। ठीक है सर, बहुत सारी कंट्रीज़ इस दौरान लिबरेट हो गई थी, लैटिन अमेरिकन या एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ कॉलोनीज से लिबरेट हो जाती थी, उनको आज़ादी मिली थी। तो ये सारी इकोनॉमीज प्रोग्रेस करना चाहती थी, आगे आना चाहती थी। लेकिन अगर ये मिलिट्री ब्लॉक्स का साथ देती तो उससे प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि अब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने के बाद इनकी डेवलपमेंट तो मुमकिन नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक अलग तरीके से इंडिपेंडेंटली एक फॉरेन पॉलिसी बनानी शुरू कर ली, जिसका क्रेडिट जाता है किसको, हिंदुस्तान को। और ये था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसको बानी या आर्किटेक्ट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि इसी ने दोनों मिलिट्री ब्लॉक्स का साथ न देते हुए अपनी इकोनॉमी जो है अपने ही हाथों डेवलप करने के बारे में सोचा। क्योंकि अगर ये दोनों मिलिट्री ब्लॉक्स में से किसी का साथ देता तो सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में चला जाता और इसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुमकिन नहीं थी। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो सारी एशियन या बाकी सारी कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट हो रही थी 1947 से 1945 से लेकर 1991 तक, मैं पूरा इसमें पीरियड रख रहा हूँ, जो आज़ाद हो रही थी, उन्होंने दोनों मिलिट्री ब्लॉक्स मैक्सिमम जो उसमें थे, उन्होंने किसी भी ब्लॉक का साथ नहीं दिया। ना तो वो यूएसएसआर में चले गए, ना यूएसए में चले गए, वो हिंदुस्तान की इस नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का हिस्सा बने। इसमें सर हमारा आता है इजिप्ट, आता है इंडोनेशिया, आता है, ठीक है सर, इसके बाद हमारा यूगोस्लाविया आता है और न्यूमरस अदर कंट्रीज आ जाती हैं। और कुल मिलाकर ये जो है इट वाज अटेंडेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 25 कंट्रीज, और 25 कंट्रीज इसमें आती हैं। और 1990 आते आते लगभग 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 मेंबर्स इसमें आ जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, दोनों मिलिट्री ब्लॉक्स में से किसी का साथ ना देने वाली पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी हिंदुस्तान ने लाई थी, इसका 1990 आते आते इसमें लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इसके मेंबर बन जाते हैं। लेकिन इससे ये चीज़ सामने आ जाती है कि हम आगे कैसे जाएंगे और अपनी कंट्री अपने ही हाथों कैसे डेवलप करेंगे, हम किसी के गुलाम फिर से ना बने, उसके हवाले से नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रखी गई थी। ठीक है सर, और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूट्रलिटी थी कि किसी भी मिलिट्री ब्लॉक का साथ न देना और अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी इकोनॉमी अपने ही
हाथों से आगे ले जाना और आप किसी के गुलाम ना रहें और अपनी इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी या ओवर पॉपुलेशन का जो किस्सा है वो किस तरह से, या डेवलपमेंट्स हैं वो किस तरह लाए जाएं, इसका सारा जो है दारोमदार आपके ऊपर होगा। लेकिन आप ये तब जाके करेंगे जब आप किसी भी मिलिट्री ब्लॉक या किसी भी सुपर पावर के कंट्रोल में ना हो, और वो तब जाके मुमकिन था जब आप नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है इख्तियार करते। तो वर्ल्ड अफेयर्स को अपने आप खुद देखना, उनको प्रमोट करना, ये तब ही मुमकिन था जब आप नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी जो है ला सकते थे। अब इसके बाद जो रिलेशंस हैं हिंदुस्तान के अपने नेबर्स के साथ, वो भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आते गए। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान जब अब बाउंड्री इसकी जब हम देखते हैं, व्हेन यू लुक एट द बाउंड्री ऑफ इंडिया, तो ये अपनी बाउंड्रीज अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ साथ म्यांमार के साथ शेयर करता है, और हमारे पड़ोसी जो साउथ में पड़ते हैं मालदीव्स और श्रीलंका, ओशंस को थोड़ा सा क्रॉस करके वो हमारे पास। तो इन सारी कंट्रीज़ के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इंडिया ने कोशिश की है, एवरी सिंगल टाइम इंडिया ट्राई टू क्रिएट अ फ्रेंडली रिलेशन ऑल दीज कंट्रीज़। लेकिन बीच बीच में कभी कभी किसी कंट्री के साथ कुछ अनबन हो गई, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की अगर हम बात करें या स्मगलिंग की अगर हम बात करें, ये चीज़ें होती रहीं। वाटर शेयरिंग के हवाले से कुछ प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन मोस्ट ऑफ दीज इश्यूज़ वेयर सॉर्ट आउट थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशन, और इनको बातचीत के ज़रिए से कोशिश की गई, क्या बोलते हैं इसको, हल करने की। इसके बाद आज़ादी के बाद एक नई जो चीज़ सामने आ जाती हैं, जो हिंदुस्तान ने ही इसमें ज़बरदस्त पहल किया था, वो था सार्क का बनाना। सार्क क्या था? SAARC जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम सार्क का नाम देते हैं। इसमें कुछ कंट्रीज़ जो थी साउथ एशियन रीजन से बिलोंग करने वाले, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव्स जैसी कंट्रीज थी। इनका मकसद ये था कि साउथ एशियन रीजन में एक रीजनल कोऑपरेशन के ज़रिए से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कायम की जाए। तो इसको 1985 में लाया गया था। इसका जो सेक्रेटरी वो काठमांडू में है। अफगानिस्तान भी इसका मेंबर माना जाता है, और एक फ्रेंडली रिलेशन के तहत इन सारे कंट्रीज़ के दरमियान एक इकोनॉमिक प्रमोट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रमोट की जाए। ठीक है सर। तो इसमें हिंदुस्तान का बड़ा अच्छा खासा रोल रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स भी बीच में रही, लेकिन मेन मकसद सार्क का यही था कि इन सारी कंट्रीज़ को एक साथ फ्रेंडली रिलेशन कायम करते हुए आगे जाना है और अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को, या एक दूसरे की मदद करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को हासिल करना है। ये सार्क जो है आज़ादी के बाद देखने को मिला। ठीक है सर। तो इसके बाद अगर हम फ्यूचर की हम बात करें, हिंदुस्तान ने बहुत सारे काम किए हैं आज़ादी के बाद। हाँ, स्टेबल डेमोक्रेसी इसने कायम की, लिंग्विस्टिक जोन्स को बनाया, और अलग अलग रीजन्स या रिलीजन्स को सामने रखते हुए इसने बहुत सारी कोशिश की ताकि एक स्टेबल जो है गवर्नमेंट बनाई जाए, एक स्टेबल जो है कंट्री या एक अच्छे नेशन क्रिएट किया जाए। और इसके अलावा न्यूक्लियर, स्पेस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट या बाकी सारी चीज़ों में भी इसने बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले किया। और इसके अलावा जो टेररिज्म का जो चक्कर था, इसको टैकल करने के लिए भी फ्यूचर में प्लान्स रखे गए, और प्रेजेंटली भी ये सारी इन चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। डिस्प्यूट्स, इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स या कंट्री के दरमियान जो सोशल डिस्प्यूट्स हैं, इनको ख़त्म करने के बारे में भी हिंदुस्तान सोच रहा है, या इसमें बहुत काम किया गया। अनटचेबिलिटी जो एक प्रॉब्लम बनी हुई थी इंडियन सोसाइटी में, इसको ख़त्म किया गया। रिच और पुअर के दरमियान जो गैप बनी हुई थी, इसके हवाले से भी हिंदुस्तान में काम हो रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वुमेन्स को, ताकि उनका स्टेटस भी डेवलप किया जाए। और बहुत सारे जेंडर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हिंदुस्तान में थी, उनको ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस जैसे प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म किया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी इस इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें हमने डिटेल्ड फॉर्मेट में आपको समझाने की कोशिश की कि क्या था हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने लाई, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने एडॉप्ट की, किन किन फील्ड्स को उन्होंने जो है डेवलप किया, कौन से फील्ड्स उनको लग रहे थे कि इनकी मदद से जो हम आगे जा सकते हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक बात ये बताऊं कि जितनी कोशिश या जितनी भी बातें मैंने आपको बताई डेवलपमेंट के हवाले से, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से, अगर इनमें सही तरीके से काम किया हुआ होता हिंदुस्तान ने, तो आज हिंदुस्तान की शक्ल कुछ और होती। लेकिन हम आज देखते हैं कि हिंदुस्तान में करप्शन, बाकी सारी चीज़ें बड़ी पड़ी हुई हैं। हिंदुस्तान में गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। ओवरऑल जो सिचुएशन हिंदुस्तान की ग्रास रूट लेवल पे है, वो कुछ और ही हमें नज़र आती है। तो आज हमें
अकाउंटेबल अपने सिस्टम को बनाना है, ताकि आगे जाके हम जो पैसा, जो चीज़ें, जो एक्टिविटी, जो काम करें वो वाकई में हिंदुस्तान को डेवलप करने के हवाले से अच्छा साबित हो सके। तो ये कुछ बातें थी इस टॉपिक के हवाले से। उम्मीद है आपको ये समझ आई होंगी। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी बातें रह जाती हैं जो आप किताब को लेके ही समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो इस टॉपिक के हवाले से, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।